नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, 1 रुपए की डकैती, पार्ट 10। उसका साथी बोला, दरबान भी नजर नहीं आ रहा। भीतर जाकर चुपके से माहौल का जायजा लेकर बाहर आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अजीत मलिक ने जैसे फैसला किया। आ, भीतर चलते हैं। सोहन लाल सतर्क था। उसकी निगाहें तेजी से आगे पीछे दाएं बाएं घूम रही थी, लेकिन कहीं भी उसे बख्तर या उसकी कार नजर नहीं आ रही थी। सोहन लाल जानता था कि बख्तर बेहद खतरनाक इंसान है, तभी तो शमशेर सिंह जैसा इंसान उसे अपने दिल के साथ लगाकर रखता है। कमरे से औजारों की थैली ले आया था, लेकिन दिल धड़क रहा था कि कहीं बख्तर उसे फिर न घेर ले। वह तो ताले खोलने वाला था, दादा नहीं था कि बख्तर के साथ भिड़ जाएगा, जबकि बख्तर के एक हाथ ने उसकी चूल्हे हिला देनी थी। उसने फिर पूछना था कि वह किस चक्कर में है, और उसने नहीं बताना था। सोहन लाल को पूरा यकीन था कि बख्तर का इस तरह मिलना महज इत्तेफाक नहीं है। यकीनन वह तब से ही पीछे लगा होगा जब देवराज चौहान उसे शमशेर सिंह से छुड़ा कर लाया था। शमशेर सिंह को उन पर किसी तरह का शक पड़ गया होगा, जिसकी वजह से उसने बख्तर को पीछे लगा दिया। बंगला पास आ गया था। सोहन लाल ने सड़क से कार बंगले की तरफ मोड़नी चाहिए कि एकाएक उसके गले की हालत यह हो गई कि जैसे वह सूख रहा हो। मस्तिष्क में छोटे छोटे धमाके हुए, सूखे होठों पर जीभ फेरी। ध्यान भट जाने की वजह से कार गेट से टकराने जा रही थी कि बचाते हुए सोहन लाल कार को भीतर ले जाता चला गया। सोहन लाल ने बख्तर की कार देख ली थी, जो कि बंगले के आगे खड़ी थी। स्पष्ट था कि बख्तर बंगले की निगरानी कर रहा था। भारी गड़बड़। शमशेर सिंह को शक था कि 2 लाख देकर उसे छुड़ाने वाले कोई खास काम करने जा रहे हैं, तभी तो उसने बख्तर को पीछे लगा दिया। असल मामला जानने के लिए शमशेर सिंह की बख्तर रूपी टांग देवराज चौहान के मामले में आ फंसी थी। सोहन लाल बखूबी जानता था कि शमशेर सिंह कितना हरामी बंदा है। सोहन लाल ने कार को पोर्च में रोका और इंजन बंद करके औजारों की थैली थामे नीचे उतरा और तेजी से मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा, परंतु ठिठक गया। सोहन लाल के होठ भींच गए। उसकी निगाह अजीत मलिक और उसके आदमी पर जा टिकी, जो चुपके से भीतर झांकने का प्रयत्न कर रहे थे। एक और गड़बड़। सोहन लाल के मस्तिष्क में कौन था, वरना यह लोग इस तरह न झांक रहे होते। कार की आवाज़ सुनते ही दोनों फौरन पलटे। घबराहट चेहरे पर उभरी, परंतु सोहन लाल जैसे पतले सूखे को देखकर उन्हें तसल्ली हुई कि इसके लिए तो एक हाथ ही काफी रहेगा। सोहन लाल दृढ़ इरादे के साथ आगे बढ़ता हुआ बोला, यहाँ क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? उनके कुछ कहने से पहले ही सोहन लाल उनके पास था। दूसरे ही पल हाथ में पकड़ी औजारों की थैली वाला हाथ जोरों से घुमाया। भड़ाक की आवाज के साथ अजीत मलिक के सिर पर वह थैली लगी। अजीत मलिक के होठों से चीख निकली। दोनों हाथों से उसने सिर थाम लिया। थैली में मौजूद लोहे के औजारों ने उसकी बुरी हालत कर दी थी। तभी मलिक का साथी सोहन लाल पर झपटा। सोहन लाल फौरन नीचे झुका और एक हाथ से उसकी टांग खींच ली। वह कूलों के बल गिरा। यह जुदा बात थी कि सोहन लाल खुद भी लुढ़क गया था। अजीत मलिक ने अभी तक दोनों हाथों से सिर थाम रखा था। उसकी आंखों में बेहोशी नाच रही थी। मलिक का साथी फिर उठा। उसने सोहन लाल पर झपटना चाहा, परंतु तब तक देवराज चौहान और जगमोहन वहां पहुंच चुके थे। आगे का मामला उन्होंने संभाल लिया। सोहन लाल ने चैन की सांस ली और उठ खड़ा हुआ। अजीत मलिक को वहां देखना देवराज चौहान के लिए वास्तव में हैरानी से भरा था। कम से कम इतने कम वक्त में उस तक पहुंचना। मलिक और उसके साथी को नीचे बिठा रखा था। जगमोहन के हाथ में रिवॉल्वर थी, जबकि देवराज चौहान खाली हाथ था। तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? देवराज चौहान ने सख्त स्वर में पूछा। मलिक की आंखों में खौफ नाच रहा था। मीर सिंह ने मुझे 1 मीटर दिया था, जिसका कनेक्शन तिजोरी में रखी किसी चीज से है। तिजोरी जिस तरफ होगी, मीटर की सुई उसी तरफ इशारा करेगी। मलिक ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। देवराज चौहान के दांत भिंच गए। मीटर कहाँ है? मलिक ने फौरन जेब से मीटर निकालकर देवराज चौहान की तरफ बढ़ाया। देवराज चौहान ने मीटर लेकर उसे देखा, फिर मलिक को देखकर बोला, ऐसे और कितने मीटर हैं? मैं नहीं जानता, मुझे तो मीर सिंह ने यही दिया था। मलिक मरे स्वर में बोला। ऐसा मीटर 1 ही हो सकता है, 2 नहीं।
सोहनलाल बोल पड़ा। देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखते हुए सिर हिलाया। तुम तिजोरी खोलो। जगमोहन गुर्राया। इन उल्लू के पट्टों से मैं निपटता हूँ। तिजोरी तो मैं जैसे तैसे खोल दूंगा। सोहनलाल गोली वाली सिगरेट तैयार करता हुआ बोला। सिर पर एक और खतरा बैठा हुआ है, उसे हटाना बहुत जरूरी है। कैसा खतरा? देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती छाई हुई थी। शमशेर सिंह, सोहनलाल ने तीखे स्वर में कहा। साला बहुत हरामी बंदा है। तुम उससे मुझे 2 लाख देकर आए तो वह समझ गया कि कोई खासी मामला है, और उस मामले को जानने के लिए अपना खतरनाक आदमी बख्तर मेरे पीछे लगा दिया। जाती दफा मुझसे मिला था, पूछ रहा था कि मैं किस चक्कर में हूँ, लेकिन मैं भाग निकला। अब आया तो देखा वह बंगले की निगरानी कर रहा है। उसकी नीली कार कुछ आगे खड़ी है। असली बात जाने बिना बख्तर पीछा छोड़ने वाला नहीं। जगमोहन के दांत पिच गए। इन दोनों के हाथ पांव बांधो, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। अजीत मलिक और उसका साथी कुछ भी कर सकने की हालत में नहीं थे। जगमोहन भीतर से डोरी लाया और उनके हाथ पांव बांध दिए। बख्तर को मैं देखता हूँ, तुम तिजोरी खोलो, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में सोहनलाल से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। शमशेर सिंह का आदमी लाला राम से देवराज चौहान की अखबार की कटिंग वाली पुरानी तस्वीर लाया। शमशेर सिंह ने उस तस्वीर को देखा, ध्यान से देखा, फिर उछलकर खड़ा हो गया। एक पल भी उसे पहचानने में देरी नहीं हुई कि यह उसी व्यक्ति की तस्वीर है जो 2 लाख देकर सोहनलाल को उससे ले गया है। डकैती किंग देवराज चौहान। देवराज चौहान के सोहनलाल को ले जाने का मतलब है कि देवराज चौहान फिर किसी मोटी डकैती में उलझ गया है। शमशेर सिंह का दिमाग तेजी से काम करने लगा। इधर देवराज चौहान किसी फेर में था और उधर मीर सिंह चावला जैसे दरिंदे इंसान को देवराज चौहान की तलाश थी। शमशेर सिंह को लगा कि बीच में मामला कुछ गंभीर है। बख्तर को सावधान करना जरूरी था। कम से कम उसे यह बताना जरूरी था कि जिसकी वह निगरानी कर रहा है वह देवराज चौहान है, कहीं भी लापरवाही न करे। लेकिन बख्तर तो लापरवाही कर चुका था। सोहनलाल को रास्ते में रोककर उससे पूछताछ करके जो लापरवाही उसने की थी उसे वह भुगतने ही जा रहा था। शमशेर सिंह जल्दी बाहर निकला और अपनी कार दौड़ा दी। जहाँ का पता बख्तर ने उसे बताया था वह जानता था। बख्तर उस बंगले के आसपास ही कहीं होगा। देवराज चौहान बंगले से बाहर निकला। फौरन ही उसकी निगाहों में वह नीली कार नजर आ गई जो 2 बंगलों की दूरी पर खड़ी थी। देवराज चौहान उस तरफ बढ़ गया। कार में बैठे बख्तर ने देवराज चौहान को अपनी तरफ आते देखा, परंतु फिर भी लापरवाही से बैठा रहा। उसकी निगाहों में इस वक्त देवराज चौहान आम इंसान था, क्योंकि देवराज चौहान की हकीकत से वह अभी तक वाकिफ नहीं हुआ था। देवराज चौहान कार की खिड़की के पास पहुंचकर ठिठका। दोनों की निगाहें मिली। मुझे सोहनलाल ने भेजा है, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। तो यूं कहो कि सोहनलाल ने अपना हिमायती भेजा है, बख्तर ने कड़वे स्वर में कहा। अगले ही पल देवराज चौहान का हाथ उठा और घूंसे के रूप में खिड़की के भीतर घुसता हुआ सीधा बख्तर के गाल से टकराया। लोह घूसी से बख्तर का पूरा सिर झंझना उठा। गाल भीतर से फट गया। होठों से खून टपकने लगा। 2 पल के लिए उसे लगा कि वह बेहोशी में डूबा, लेकिन बच गया। सोहनलाल ने तेरे को मेरा नाम नहीं बताया, देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। बख्तर गाल में हाथ रखे उसे देखता रहा। क्रोध से उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। भाग जा यहाँ से, दोबारा नजर आया तो बचेगा नहीं, देवराज चौहान गुर्राया। एक सवाल का जवाब दे दो, फिर चला जाऊंगा, बख्तर खतरनाक स्वर में कह उठा। क्या सोहनलाल के साथ क्या खिचड़ी पका रहा है तू? मुझे मालूम करना है। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी के भाव उभरे। बख्तर की हालत घायल शेर की भांति हो रही थी। मैं चाहता हूँ मामला यहीं खत्म। मामला यहाँ कैसे खत्म होगा? बख्तर जहरीले स्वर में बोला। जो घूसा तूने ठोका है उसका हिसाब। देवराज चौहान ने उसके शब्द पूरे होने से पहले ही फुर्ती के साथ कार का दरवाजा खोला और उसे धक्का देकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए रिवॉल्वर निकालकर उससे सटा दी। बख्तर ठगा सा बैठा रह गया। हिलना मत, देवराज चौहान गुर्राया। कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। एक ही हाथ से वह स्टीयरिंग संभाले हुए था और उसी हाथ से गियर बदल रहा था। रिवॉल्वर सटी होने के कारण बख्तर की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कर सके। 2 किलोमीटर आगे खाली सुनसान रहने वाली सड़क पर देवराज चौहान ने कार रोकी और रिवॉल्वर जेब में डालने के बाद
कार का दरवाजा खोलकर बख्तर को घसीटते हुए कार से बाहर निकाला और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। बख्तर लड़खड़ाकर कार से टकरा गया। अगले ही पल बख्तर खूनी गुर्राहट के साथ संभला और देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। देवराज चौहान को बख्तर से इतनी फुर्ती की आशा नहीं थी। बख्तर की टांग देवराज चौहान के पेट में लगी तो देवराज चौहान सड़क पर गिरता चला गया। इससे पहले देवराज चौहान उठता, बख्तर ने गुर्राहट के साथ देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। देवराज चौहान उसी पल करवट ले गया। बख्तर छाती के बल सड़क से जा टकराया। देवराज चौहान फौरन अपनी जगह से उछला और नीचे पड़े बख्तर के ऊपर गिरा और उसके सिर के बाल पकड़कर जोर से जमीन पर मारा। बख्तर के होठों से कराह निकली और वह बेहोशी में डूबता चला गया। देवराज चौहान वापस बंगले पर पहुंचा। हालात वैसे ही थे जैसे वह छोड़कर गया था। अजीत मलिक और उसका साथी बंधे पड़े थे। जगमोहन रिवॉल्वर लिए उनके सिर पर सवार था। सोहनलाल तिजोरी में उलझा हुआ था। जगमोहन ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा, परंतु जगमोहन देवराज चौहान के चेहरे के भाव देखकर समझ गया कि बाहर का मामला ठीक ठाक निपट गया है। देवराज चौहान सोहनलाल के पास पहुंचा। कुछ हुआ? पूछते हुए देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। सोहनलाल माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, देवराज चौहान भाई। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। तिजोरी खोलने में भारी गड़बड़ है। क्यों? मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाकर कस लिया। इसका एक ही लॉक है जो तुम खोल चुके हो, उसके बाद भी तिजोरी खुल नहीं रही। क्यों? यही तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सोहनलाल की निगाह तिजोरी का जायजा ले रही थी। लगता है मुझे शुरू से चलना पड़ेगा। कैसे? सोहनलाल ने कुछ नहीं कहा। गोली वाली सिगरेट को उसने एक तरफ रखा और अपने औजार लेकर उस की होल में व्यस्त हो गया जिसका लॉक वह खोल चुका था। देवराज चौहान ने देखा लेकिन कहा कुछ नहीं, सिर पर खड़ा देखता रहा। 2-3 मिनट तक की आवाज आई। सोहनलाल ने हैंडल घुमाया। हैंडल पहले जितना घूम रहा था उससे 1 इंच ज़्यादा और घूम गया। सोहनलाल के होठ सिकुड़े। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। देवराज चौहान भाई, सोहनलाल बोला, एक बात पकड़ में आई है। देवराज चौहान की निगाह सोहनलाल पर जा अटकी। तुमने ताला खोल दिया था, लेकिन एक ताला मैंने भी खोला है। इसका क्या मतलब समझे? क्या? देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। यह कैसे हो सकता है? कुछ तो मुझे समझ आ रहा है। कुछ देर रुको, अभी समझाता हूँ मामला क्या है। देवराज चौहान ने अजीत मलिक को देखा जिसका चेहरा फक पड़ा हुआ था। तुम जानते हो तिजोरी कैसे खुलती है? देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। नहीं। अजीत मलिक ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। इसको छोड़ो। सोहनलाल मुंह बनाकर कह उठा। यह साला क्या जाने ताले तिजोरी की बातें। खोल दूंगा मैं ऐसे, थोड़ा वक्त लगेगा, यह अलग बात है। सोहनलाल के स्वर में विश्वास का भाव था। शमशेर सिंह ने दूर से ही कार पहचान ली थी और सड़क पर पड़े बख्तर को भी। शमशेर सिंह देवराज चौहान के बंगले के आसपास बख्तर को तलाश करता परेशान हो रहा था। ना तो कहीं बख्तर नजर आया था और ना ही उसकी कार। आधा घंटा इसी तरह बीत गया। जाने क्या सोचकर कार को इस तरफ सुनसान सड़क पर ले आया था। शमशेर सिंह ने फौरन कार रोकी। बख्तर को चेक किया। वह जिंदा था। माथे पर एक तरफ से खून बहकर सूखना शुरू हो गया था। बख्तर की यह हालत देखकर शमशेर सिंह का खून खौल उठा था। उसने जल्दी से बख्तर को कार में डाला और कार दौड़ा दी। बख्तर को होश आया तो उसके सिर माथे पर बैंडेज हुई पड़ी थी। शमशेर सिंह उसे अपने घर ले आया था। डॉक्टर कुछ देर पहले ही आ गया था। शमशेर सिंह पर निगाह पड़ते ही बख्तर मुस्कुराया। क्या हुआ था? शमशेर सिंह गुर्राया। 2 में से एक का वार ही चलता है। देवराज चौहान का चल गया। बख्तर ने गहरी सांस लेकर कहा। वह बहुत फुर्तीला और खतरनाक आदमी है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यह तू कह रहा है? हाँ। बख्तर गंभीर था। देवराज चौहान सोहनलाल को लेकर किस चक्कर में है? शमशेर सिंह ने दांत भींचकर पूछा। मालूम नहीं हो सका। सोहनलाल से भी पूछा, लेकिन साला भाग निकला। बख्तर ने पूर्वता लहजे में कहा। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि देवराज चौहान किसी लंबे चक्कर में है, तभी तो मीर सिंह चावला उनकी तलाश कर रहा है। शमशेर सिंह का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मीर सिंह चावला? बख्तर की आंखें सिकुड़ी। हाँ,
कोई बड़ा मामला ही लगता है। बख्तर गहरी सोच में डूब गया। मैं देवराज चौहान की खिचड़ी खराब कर दूंगा। कैसे? पुलिस को देवराज चौहान का ठिकाना बताकर। शमशेर सिंह अपने आपे में नहीं था। इससे क्या फायदा होगा? बख्तर ने मुंह बिचकाकर कहा। शमशेर सिंह की निगाह बख्तर पर जा टिकी। करना है तो हमें वह काम करना चाहिए जिससे हमारा भी फायदा हो, बख्तर ने शांत स्वर में कहा। एकाएक शमशेर सिंह के होठों पर कहर भरी मुस्कान उभरी। एक रास्ता है जिससे लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। कैसा रास्ता? मीर सिंह चावला जैसे इंसान को बेसब्री से देवराज चौहान की तलाश है, और कुछ नहीं तो इस मामले से हम माल तो हासिल कर सकते हैं, शमशेर सिंह जहरीले स्वर में कह उठा। मीर सिंह को देवराज चौहान का ठिकाना बताकर बख्तर के होठ सिकुड़ गए। हाँ, शमशेर सिंह हौले से हंसा। कितना माल देगा मीर सिंह? बख्तर के होठ सिकुड़ गए। यह तो मीर सिंह की ज़रूरत पर है कि उसे देवराज चौहान की कितनी ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत उतना माल। अब यह कैसे पता चलेगा कि मीर सिंह देवराज चौहान का ठिकाना जानने के लिए कितनी रकम दे सकता है? इस बात को भांपना मेरा काम है, तुम तमाशा देखो, शमशेर सिंह ने कहर भरे स्वर में कहा। मीर सिंह से सौदे की बात की तो वह तुम्हारी गर्दन भी उड़ा, सीधे नहीं, उससे बल्कि फ़ोन पे बात करूंगा, शमशेर सिंह दांत भींचकर बोला। शमशेर सिंह ने मीर सिंह चावला को फ़ोन किया। फ़ोन किसी और ने उठाया, लेकिन शमशेर सिंह के जोर देने पर कुछ देर बाद मीर सिंह फ़ोन पर आया। हेलो, नमस्कार मीर सिंह जी, शमशेर सिंह शांत स्वर में बोला। सुना है आपको देवराज चौहान की ज़रूरत है। कौन हो तुम? मीर सिंह चावला का सख्त स्वर उसके कानों में पड़ा। मेरे बारे में जानने की अपेक्षा काम की बात करो तो बेहतर रहेगा, शमशेर सिंह ने पूर्वता स्वर में कहा। 2 पलों तक मीर सिंह की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। अगर देवराज चौहान की ज़रूरत नहीं तो फ़ोन रख दूं? शमशेर सिंह का स्वर तीखा हो गया। कहाँ है देवराज चौहान? मैं जानता हूँ। कहाँ? आपको ज़रूरत है उसकी? हाँ, मीर सिंह का भिजा स्वर उसके कानों में पड़ा। तो देवराज चौहान का पता पाने की कीमत बताइए, क्या देंगे? कहते हुए शमशेर सिंह के चेहरे पर मुस्कान उभरी। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने आपसे पूछा है। देवराज चौहान का ठिकाना बताने के लिए आप कितना दे सकते हैं? क्षणिक खामोशी के बाद उसके कानों में मीर सिंह का स्वर पड़ा। 1 लाख। यह आप देवराज चौहान का पता पूछने की कीमत बता रहे हैं या वक्त बता रहे हैं? शमशेर सिंह ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। हो सकता है आपको सुनने में गलती हुई हो, मैंने वक्त नहीं पूछा था। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? मीर सिंह चावला गुर्राया। जानता हूँ, उस अंडरवर्ल्ड डॉन से बात कर रहा हूँ जिसके नाम से लोग आज भी डरते हैं। और तुम्हें मेरा कोई डर नहीं? डर है, शमशेर सिंह ने मुस्कुराकर कहा। तभी तो फ़ोन पर सौदा पटा रहा हूँ, सामने नहीं आया। रकम लेने के लिए तो आपसे ऐसा आदमी मिलेगा जिसे पता भी नहीं होगा कि वह मीर सिंह चावला से मिल रहा है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि देवराज चौहान जहाँ है वहाँ उसका स्थायी ठिकाना है। इसलिए 5 लाख। नहीं, रकम कम है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मीर सिंह का खतरनाक स्वर उसके कानों में पड़ा। देवराज चौहान को जल्दी पाने की एवज में तुम्हें यह रकम दे रहा हूँ, वरना मेरे आदमी तो कुछ ही देर में उसे तलाश कर लेंगे। यह तो और भी अच्छी बात है। फिर आप अपने आदमी का इंतज़ार कीजिए, वह मालूम करके आता ही होगा कि देवराज चौहान कहाँ है। खामखा मुझे क्यों पैसा दे रहे हैं तुम? मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ मीर सिंह चावला, शमशेर सिंह एक एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में कहा। वैसे ज़रूरत तो नहीं समझता, फिर भी कल सुबह फ़ोन करके खैरियत मालूम कर लूँगा। कहने के साथ ही शमशेर सिंह ने रिसीवर रखा और बूथ से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच रही थी। रात हो रही थी। सोहनलाल के पास तो जैसे सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। वह हर 10 मिनट बाद गोली वाली सिगरेट पीता हुआ तिजोरी से उलझा हुआ था। सोहनलाल तिजोरी को हर तरफ से चेक करके देख चुका था कि खुलने का रास्ता किसी और तरफ से हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सोहनलाल जैसे एक्सपर्ट की खोपड़ी हिल गई थी कि तिजोरी खुलने में कहाँ अटकाव आ रहा था। अजीत मलिक और उसके साथी की बंधे बंधे बुरी हालत हो चुकी थी। हाथ पांव अकड़ रहे थे। जब पानी मांगते तो जगमोहन शराफत से पानी पिला देता। रात होने पर अब भूख भी लगने लगी थी, लेकिन डर के कारण कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी।
देवराज चौहान एक तरफ कुर्सी पर बैठा सिगरेट की कश ले रहा था। यदा कदा उसकी निगाह सोहन लाल की तरफ उठ जाती, जो तिजोरी से लड़ाई करने में व्यस्त था। एकाएक सोहन लाल आराम से बैठा और गोली वाली सिगरेट तैयार करता हुआ बोला, खाने का इंतजाम भी करो भाई, भूख से जान निकलने लगी है। भूख तो जगमोहन को भी लग रही थी। उसने देवराज चौहान को देखा। मैं होटल से खाना लेकर आता हूँ, कहने के साथ ही जगमोहन बाहर निकल गया। देवराज चौहान की निगाह मलिक और उसके साथी पर जा टिकी। सोहन लाल तिजोरी को घूरता हुआ गोली वाली सिगरेट की कश ले रहा था। शमशेर सिंह वापस अपने घर पहुंचा। बख्तर की हालत अब पहले से ठीक दिखाई दे रही थी। बात हुई मीर सिंह से? बख्तर ने उसे देखते ही पूछा। हाँ, ढील दे आया हूँ, कल बात फाइनल हो जाएगी। शमशेर सिंह ने लापरवाही से बैठते हुए कहा। कितना कह रहा था? पहले 1 फिर 5 लाख। तुम्हारा क्या ख्याल है, कितना दे देगा? बख्तर बेड पर सीधा होकर बैठता हुआ बोला, 50 लाख। क्या? बख्तर चौंका। 50 लाख? हाँ। नहीं, वह इतना नहीं देगा। बख्तर अभी तक हक्का बक्का था। तुम हालात की गहराई नहीं समझ रहे बख्तर। यह मामला 2 ऐसे लोगों से वास्ता रखता है जो अंडरवर्ल्ड की हस्तियां हैं। एक तरफ अगर देवराज चौहान है तो दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन मीर सिंह चावला। मीर सिंह को देवराज चौहान चाहिए, वरना मीर सिंह जैसा इंसान इस वक्त जैसी जिंदगी बिता रहा है, ऐसे में उसे कुछ भी नहीं चाहिए। जबकि इस वक्त उसे देवराज चौहान जैसे लोह शक्ति वाले इंसान की ज़रूरत है। बख्तर शमशेर सिंह को देखता रहा। स्पष्ट है कि मामला कुछ खास ही है, वरना दोनों के टकराने की नौबत नहीं आती। बख्तर ने सोच भरे अंदाज में सिगरेट सुलगाई और गंभीर स्वर में कह उठा, मैं कुछ और ही सोच रहा था। क्या? मीर सिंह और देवराज चौहान की दुश्मनी की वजह क्या है? बख्तर ने शमशेर को देखा। क्या है? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बख्तर सिर हिलाकर कह उठा। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? और एक तरफ सोचना और भी ज़रूरी हो गया। क्या? इधर देवराज चौहान की ज़रूरत मीर सिंह को पड़ गई। ठीक उसी समय देवराज चौहान को सोहन लाल की ज़रूरत पड़ी। बख्तर अपने एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, इस बात से तो यही हिसाब लगाया जा सकता है कि देवराज चौहान मीर सिंह के यहाँ से ऐसा कुछ ले आया है जिसके लिए उसे सोहन लाल की ज़रूरत पड़ी। शमशेर सिंह की आंखें सिकुड़ी। तुम्हारा मतलब कि देवराज चौहान मीर सिंह के यहाँ से कुछ ले आया है? कह तो कुछ ऐसा ही रहा हूँ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? शमशेर सिंह के होठों से निकला। मीर सिंह चावला जो अपने साए से भी सावधान रहता है, अपने यहाँ उसने एक से एक खतरनाक लोग भर रखे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, उसके यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बख्तर होठ सिकोड़े शमशेर सिंह को देखने लगा। लेकिन शमशेर सिंह सिर खुजलाकर कह उठा, एक बात और खोपड़ी में बैठती है। क्या? वह मीर सिंह है तो सामने भी तो देवराज चौहान है। ऐसे में कुछ भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। बख्तर के होठ कुछ और सिकुड़ गए। बातें तो तुम्हारी दोनों ही ठीक है। बख्तर सोच भरी स्वर में कह उठा। लेकिन अपना मामला क्या है? सोचने की बात तो यह है। शमशेर सिंह कष्ट देते हुए गंभीर स्वर में कह उठा, हम यह सोचकर चलते हैं कि देवराज चौहान मीर सिंह चावला जैसे इंसान के घेरे में घुस गया। चाहे जैसे भी घुस गया, हम तो अटकल लगाकर चल रहे हैं। जैसे वह घुसा वैसे बाहर भी आ गया, कुछ लेकर, मसलन कोई ताला वगैरह, जिसे खोलने के लिए उसे सोहन लाल की जरूरत पड़ गई। बख्तर के चेहरे पर व्यंग के भाव उभरे। देवराज चौहान जैसा इंसान मौत के घेरे में घुसा, जान हथेली पर रखकर मीर सिंह चावला जैसे इंसान के यहाँ, और वहाँ से क्या लाया? ताला, जिसे खुलवाने के लिए उसे सोहन लाल की जरूरत पड़ी, जिसे कि तुमने पकड़ रखा था। 2 लाख तुम्हें देकर उसने सोहन लाल को छुड़ाया, एक ताला खुलवाने के लिए। शमशेर सिंह के होठों से गहरी सांस निकली। ताले से मेरा मतलब सिर्फ ताला नहीं, मतलब कि ताले जैसी कोई चीज, कोई छोटी सी अलमारी, छोटी सी तिजोरी, या फिर ऐसा ही कुछ। शमशेर सिंह कहते हुए खुद उलझन में था। बख्तर पूर्वता अंदाज में बोला, मतलब कि तुम कहना चाहते हो कि देवराज चौहान मीर सिंह चावला जैसे इंसान के यहाँ घुसकर कोई बड़ी चीज सही सलामत उठाकर बाहर आ गया। उसे न तो मीर सिंह ने कुछ कहा और ना ही उसके खतरनाक गनमैनों ने। यह बात तुम्हारे गले से नीचे उतरती है?
शमशेर सिंह के चेहरे पर उलझन सी उभरी। ठीक है, मानता हूँ मेरी बात का कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा, लेकिन फिर ऐसी क्या बात है कि एक ही वक्त में देवराज चौहान को सोहनलाल की जरूरत पड़ी और मीर सिंह को देवराज चौहान की। देवराज चौहान, मीर सिंह और सोहनलाल के बीच कोई खास कड़ी है जो समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही तो आराम कर, सुबह का इंतजार कर, फिर मीर सिंह से बात कर। शमशेर सिंह के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ चुके थे। क्या सोचा? बख्तर जानता था शमशेर सिंह आराम से बैठने वाले लोगों में से नहीं है। एक रात में मामले को जाना जा सकता है, रात बहुत लंबी होती है। शमशेर सिंह बोला, क्यों बेकार के चक्कर में पड़ता है? यह मामला देवराज चौहान और मीर सिंह जैसे खतरनाक लोगों से वास्ता रखता है। किसी के भी हाथ लग गया तो बचना आसान नहीं। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। शमशेर सिंह मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। लेकिन मालूम कैसे करोगे? कि देखना पड़ेगा, तुम आराम करो। कहने के साथ ही शमशेर सिंह बाहर निकल गया। बख्तर फिर बेड पर लेट गया। वह जानता था कि शमशेर सिंह जैसा तेज तर्रार इंसान हार नहीं मानेगा, कुछ तो मालूम करके ही लौटेगा। मीर सिंह चावला के चेहरे पर परेशानी के भाव व्यक्त थे। कुछ देर पहले शमशेर सिंह के आए फोन ने उसे उलझन में डाल दिया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि फोन करने वाला कौन है और उसे मामले का कैसे पता चला। 5 लाख के एवज में भी उसने यह बताना गवारा नहीं किया कि देवराज चौहान कहाँ है। इसका मतलब उसे पूरे मामले की जानकारी है और वह समझता है कि 5 लाख रुपए कम है। उसे मालूम है कि तिजोरी में क्या क्या कीमती चीज़ें हैं, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को यह सब कैसे मालूम हुआ? देवराज चौहान तो बताने से रहा। मीर सिंह इन्हीं बातों में उलझा हुआ था। अजीत मलिक को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। 6 बार तो उसका फ़ोन आ जाना चाहिए था, लेकिन मलिक की कोई खबर नहीं आई थी। सोचते सोचते मीर सिंह के दांत भींच गए। जब से वह देवराज चौहान के मामले में अटका था, तब से सारे पासे उल्टे पड़ रहे थे। जगमोहन खाना लाया तो कुछ देर के लिए मलिक और उसके साथी के बंधन खोल दिए गए। जब तक उन्होंने खाना खाया, जगमोहन रिवॉल्वर लेकर उनके सिर पर सवार रहा। सोहनलाल तिजोरी के सामने बैठा खाना खाता रहा। कई घंटों तक तिजोरी में उलझे रहने के कारण वह कुछ थका सा लग रहा था। खाना खाने के बाद वह फिर तिजोरी में उलझ गया। जगमोहन ने मलिक और उसके साथी को पुनः बंधनों में जकड़ने के पश्चात देवराज चौहान के साथ बैठकर खाना खाया। सोहनलाल को देखता जगमोहन व्याकुल सा हो रहा था। इस तिजोरी को खोल भी पाएगा या नहीं? जगमोहन का स्वर खींच से भरा था। सोहनलाल कुछ नहीं बोला। उसने देवराज चौहान द्वारा खोले गए तिजोरी के चाबी वाले हैंडल को घुमाया, जो कि इतना ही घुमा जितना कि खोलते समय आमतौर पर हैंडल घूमते हैं। सोहनलाल की पैनी निगाह तिजोरी के की होल पर जा टिकी। दूसरे ही पल उसने लोहे की सख्त सिलाई उठाई और की होल में डालकर हैंडल पकड़े खास अंदाज में सिलाई को हिलाने लगा। फिर दूसरी सिलाई थामी जो आगे से टेढ़ी थी, उसे की होल में डाला। शमशेर सिंह ने देवराज चौहान के बंगले से कुछ पहले ही कार रोकी और उतरकर सावधानी से आगे बढ़ने लगा। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। उसने घड़ी में समय देखा। रात के 12 बज रहे थे। करीब 5 मिनट बाद वह बंगले के सामने था। शमशेर सिंह ने आसपास देखा। ऐसा कोई नजर नहीं आया जो उसे देख रहा हो। वह जल्दी से आगे बढ़ा और बंगले के थोड़े से खुले गेट में से गुजरकर छिपता हुआ बंगले की तरफ बढ़ा। उसका दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। वह जानता था कि देवराज चौहान जैसे इंसान की निगाहों में आ गया तो बच नहीं सकेगा। इस बात का वह खास ध्यान रख रहा था कि कोई आहट न उभरे। पोर्च की तरफ जाने की अपेक्षा वह बंगले की साइड की तरफ बढ़ गया। पूरे बंगले का चक्कर लगाया। एक खिड़की का पल्ला खुला मिला। दूसरा पल्ला खोलने के पश्चात आहिस्ता से भीतर प्रवेश कर गया। वह अपनी हरकतों की जरा भी आहट उभरने नहीं दे रहा था। शमशेर सिंह जानता था कि सोहनलाल भीतर है। 2 लाख देकर देवराज चौहान उसे क्यों लाया? सोहनलाल भीतर क्या कर रहा है? उसका ख्याल था कि अगर वह इस बात को जान जाता है तो मीर सिंह और देवराज चौहान के बीच होने वाले झगड़े की जड़ को भी समझ जाएगा और उसी के मुताबिक वह मीर सिंह से सौदा करेगा कि कितने नोट उससे लेने हैं। शमशेर सिंह दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही दूसरी तरफ से उसे बातों की आवाज़ आई। वह ठिठका।
आहिस्ता से नीचे झुकते हुए उसने दरवाजे के की होल में आंख लगा दी। सबसे पहले शमशेर सिंह को मलिक और उसका साथी बंधे नजर आए। मलिक को देखते ही एक ही निगाह में शमशेर सिंह पहचान गया कि वह मीर सिंह चावला का खतरनाक चीफ बॉडीगार्ड है। तो यह वजह है जो मीर सिंह देवराज चौहान को पाना चाहता है। शमशेर सिंह ने की होल पर आंख टेढ़ी की। दूसरे ही पल उसके चेहरे पर असमंजसता के भाव उभरे। उसे सोहन लाल नजर आया था जो तिजोरी खोलने में उलझा हुआ था। तिजोरी किसकी है, यह सारा चक्कर क्या है? पलक झपकते ही वह समझ गया कि मामला कुछ ज्यादा ही गहरा है। शमशेर सिंह की आंख की होल पर चिपक चुकी थी। वह सब कुछ जान लेना चाहता था। बंधे रहने और दिन भर की थकान के कारण बंधनों में जकड़े अजीत मलिक और उसका साथी नींद में डूब चुके थे। जगमोहन रिवॉल्वर जेब में डाले उन दोनों पर निगाह रखने के इरादे से चंद कदमों के फासले पर कुर्सी पर जमा बैठा था। देवराज चौहान सोफे पर अधलेटा सा कष्ट लेता हुआ कभी कभी सोहन लाल पर निगाह मार लेता था। सोहन लाल को चाबी के की होल में उलझे 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। तभी रात के सन्नाटे में एकाएक वह क्लिक की आवाज वातावरण में गूंजी। देवराज चौहान फौरन सीधा होकर बैठ गया। सोहन लाल ने तिजोरी के हैंडल को घुमाया। पहले वह जितना घूम रहा था अब उससे 1 इंच और घूम गया। सोहन लाल की आंखों में तीव्र चमक उभरी। उसके होठों से खुशी से भरी हंसी निकली। देवराज चौहान उसके पास पहुंचा। जगमोहन की गर्दन उसकी तरफ घूमी। तुमने तिजोरी की चाबी वाला लॉक खोला था? सोहन लाल मुस्कुराकर बोला। हाँ, तब तिजोरी का हैंडल 1 इंच घूम रहा था। अब चाबी वाला लॉक 1 इंच मैंने और खोल दिया। हैंडल 1 इंच और ज्यादा घूम गया। क्या समझे? सोहन लाल मुस्कुराया। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। जगमोहन की आंखों में तीव्र चमक उभरी। मतलब कि तिजोरी के की होल में चाबी डालकर एक बार नहीं, ज्यादा बार घुमाने पर ही तिजोरी खुलती है। तिजोरी के ठीक बीचों बीच लगा रखी नंबरों की कॉम्बिनेशन की प्लेट बहुत बड़ा धोखा है जिसे आसानी से कोई नहीं समझ सकता। यह तिजोरी आम तिजोरियों की तरह चाबी से ही खुलती है। इसमें कोई खास बात नहीं है। तो जल्दी खोल। सोहन लाल ने मुस्कुराकर जगमोहन को देखा। अब तिजोरी खोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी खुलती है। देवराज चौहान पास खड़ा रहा। अजीब अजीब तरह के औजार थामे सोहन लाल के हाथ तिजोरी पर चलने लगे। 5 मिनट के बाद क्लिक की आवाज फिर आई। हैंडल 1 इंच और खुल गया। सोहन लाल के हाथ तेज गति से हिल रहे थे। देवराज चौहान होठ सिकोड़े उसके सिर पर खड़ा था। आधे घंटे में सोहन लाल ने एक एक करके 5 बार लीवर खोले। एक लीवर देवराज चौहान पहले भी खोल चुका था। सोहन लाल के हर लीवर खोलने पर हैंडल 1 इंच और खुल जाता था। सब लीवर खोलने के बाद हैंडल पूरा चक्कर काटकर वापस अपनी जगह पर आ गया था और तिजोरी खुलती चली गई थी। सोहन लाल की आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। जगमोहन उछलकर खड़ा हो गया और तिजोरी के पास आ पहुंचा। तिजोरी की चाबी को 6 बार एक साथ घुमाने पर तिजोरी खुलती है। सोहन लाल बुरा सा मुंह बनाकर कह उठा, अगर पहले मालूम होता तो इतना सिर खपाने की क्या जरूरत थी। जगमोहन ने जल्दी से तिजोरी का पूरा दरवाजा खोल दिया। तिजोरी के भीतर नोटों की गड्डियां, कीमती हीरे जवाहरात, सोने के बिस्कुट और फाइलें रखी हुई थी, परंतु अब यह सारा सामान गुड़मुड़ हुआ पड़ा था। जगमोहन के कुछ कहने से पहले ही देवराज चौहान कह उठा, दोनों पीछे हट जाओ। जगमोहन ने देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता देखी और पीछे हट गया। सोहन लाल ने आराम करने वाले अंदाज में करीब ही मौजूद कुर्सी पर टेक लगाई और गोली वाली सिगरेट सुलगाकर तसल्ली भरे अंदाज में कश लेने लगा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और सावधानी से तिजोरी में पड़े सामान को एक एक करके बाहर रखने लगा। हर चीज को बहुत सावधानी के साथ छू रहा था। एक एक करके नोटों की गड्डियां बाहर रख रहा था, हीरों को बाहर रख रहा था, कागजों से भरी फाइलों को बाहर रख रहा था। सोहन लाल कष्ट लेते हुए तिजोरी से बाहर निकलते माल को देख रहा था। जगमोहन के चेहरे पर खुशी से भरी चमक बढ़ती जा रही थी। एकाएक देवराज चौहान की निगाह तिजोरी के भीतर रखी लाल रंग की छोटी सी डिब्बी पर जा टिकी। हाथ बढ़ाकर उस डिब्बी को तिजोरी के बीच में से निकाला। मखमली डिब्बी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देखते ही बनती थी। देवराज चौहान ने उस डिब्बी को खोला। बीच में पुराना सा लगने वाला 1 रुपए का सिक्का पड़ा नजर आया। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। उसने डिब्बी को झटका दिया।
सिक्का हवा में उछाला और अगले ही पल देवराज चौहान की हथेली में आ गिरा। सिक्के के किनारे और परत इस बात का स्पष्ट तौर पर आभास दे रहे थे कि सिक्के की परत को केले के छिलके के समान कई बार उतारा और चढ़ाया गया है। जय किशन ने काफ़ी मेहनत के बाद जाने कैसे सिक्के की परतों को सफाई से उधेड़ा होगा। यही है सिक्का, जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा और डिब्बी नीचे फेंककर सिक्के की दोनों तरफ की परतों को उधेड़ा। बीच में से सिक्के की अजीब सी शक्ल नजर आई। देवराज चौहान पैनी निगाह सिक्के पर जा टिकी। उसके दोनों तरफ जहां महीन, बेहद महीन लाइनें सी नजर आ रही थी। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़े सिक्का हवा में उछाला और हथेली में दबाने के पश्चात जेब में डालते हुए बोला, जो कुछ मैंने इस तिजोरी से निकाला है उसे वापस डालकर तिजोरी बंद कर दो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।